सो हे गाइस, वॉर ऑफ कार्ड सीरीज के इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब चेनमू और लेजी के कार्ड के काफी सारे नए फैंस बन चुके थे, जो सभी के सभी लोग एकदम ही रेडी होते हैं उसके कार्ड को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से अब उस शॉप का मैनेजर आ जाता है चेनमू के पास में और उससे कहता है कि क्या वाकई में आपने ही इस कार्ड को बनाया था। जो बात सुन के चेनमू उससे कहने लगता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर कैसा रहेगा, अगर तुम हमारे साथ में काम करोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। जिस बात को मानने के लिए वो मैनेजर तुरंत ही तैयार भी हो चुका था, क्योंकि वो तो वैसे भी चाहता था कि उसे काफी अच्छे अच्छे कार्ड मिले अपनी शॉप में बेचने के लिए। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर अंकल हुआ को, जिनके पास में अब चेनमू और लेजी दोनों के दोनों ही पहुंच चुके थे। चेनमू ने अंकल हुआ को हॉस्पिटल के अंदर एक पर्सनल रूम दिला दिया था, जो चीज देख के अंकल हुआ कहने लगते हैं कि बेटे आखिर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, बल्कि मैं तो खुद से ही चल के आ सकता था। तभी बाहर से दरवाजे को खोलते हुए अंदर आ जाता है लेजी, जो कि अंकल हुआ के लिए काफी कुछ हेल्दी चीजों को खाने के लिए भी लाया था। वो उनसे पूछता भी है कि अंकल अब आप कैसा फील कर रहे हो, उम्मीद है कि अब आप पहले से काफी बेहतर होगे। अंकल हुआ भी कहते हैं कि हाँ बच्चों, अब मैं पहले से काफी ज्यादा ठीक हूँ। लोग जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो उसकी वजह से आकर मैं कैसे ठीक नहीं होऊंगा। तभी लेजी चेनमू को बताता है कि हमारे सारे के सारे होलोग्राम ही बिक गए, जिसकी वजह से उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो वाकई में काफी मोटा था। तो बता रहा था कि मैंने हॉस्पिटल के सारे बिल्स चुका दिए, जिसके बाद भी उसके पास में काफी सारा पैसा बचा हुआ था। वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में चल के तुम्हारे घर का सारा रेंट भी चुकवा दूंगा, जिसकी वजह से अब से तुम्हें कभी भी विंडोज से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज देख के चेनमू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा दोस्त नहीं देखा था। तभी लेजी बैग को खोलता है और उसमें से निकालता है काफी सारा पैसा। जो चीज देख के तो चेनमू की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लेजी उससे कहता है कि देखो तो जरा हमारे पास में कितना सारा पैसा आ गया। तभी चेनमू अंकल हुआ से कहता है कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे तो मैं आपके लिए एक काफी अच्छी नई जगह को भी ढूंढूंगा, साथ ही साथ मैं आपके लिए एक काफी बड़े घर को भी खरीद के दूंगा। अंकल हुआ कहते हैं कि बच्चे, मुझे इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिर क्यों तुम मेरे लिए अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। वैसे भी अब तो मेरी उम्र हो चुकी है एक ही जगह पे रहते हुए, और अगर मैं कहीं और जाके रहूंगा तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। चेनमू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप जिस जगह पे रहते हो वो जगह भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा भी दम घुटता है, तो आपका क्या होता होगा। अंकल हुआ कहते हैं कि चेनमू जरा याद करो अपने बैकग्राउंड को, क्योंकि तुम भी उसी जगह से ही निकल के आए थे जब तुम मुझसे मिले थे। इसी वजह से बच्चे मेरी बात को हमेशा ही याद रखना कि तुम चाहे अपनी जिंदगी में कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम्हें कभी भी उस जगह को नहीं भुलाना चाहिए जहाँ से तुम उठकर खड़े हुए थे। चेनमू कहता है कि अंकल हुआ प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा ही आपकी बातों को याद रखूंगा। जिस मोमेंट पर तभी दरवाजे को नॉक करते हुए वहाँ पर आ जाती है सिस्टर, जो कि कहने लगते है कि सुनिए, पेशेंट की फैमिली को अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये पेशेंट के रेस्ट करने के टाइम है और तुम लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। इसको देखते ही लेजी ने अपने पैसों को छुपा लिया था ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। वो तुरंत ही उस नर्स से कहता है कि हाँ ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अंकल हुआ कहते हैं कि ठीक है अभी तुम लोग जाओ, लेकिन जल्द ही वापस भी आ जाना, लेकिन फिलहाल में तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है, जरा देखो तो अपनी आंखों को, तुम्हारी भी आंखों में डार्क सर्कल्स हो गए हैं। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जुओ के आलीशान घर को, जहाँ पर अब वो पहुंच जाता है अपनी फ्लाइंग कार से। जो नजारा भी देखने में काफी अमेजिंग होता है, और वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है जहाँ पर होती है जुओ टैंग, और वो टीवी देखते हुए रो रही थी। जिसको देखते ही मिस्टर जुओ कहते हैं कि टैंग अब आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, आखिर ऐसा कौन है जिसने मेरी लिटिल सिस्टर को परेशान किया। तो जुओ टैंग बताती है कि मैं इस वजह से रो रही हूँ क्योंकि वो जिस होलोग्राम को देख रही थी उसकी एंडिंग वाकई में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। तो मिस्टर जुओ कहते हैं कि अच्छा तो तुम इस वजह से रो रही हो, आखिर ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने मेरी बहन को तक रुला दिया। तभी जुओ टैंग अपने भाई से कहने लगती है कि क्या आप इसको डिक्रिप्ट करके मेरे लिए कॉपी को बना सकते हो, प्लीज बताइए क्या आप ऐसा कर सकते हो। मिस्टर जुओ कहते हैं कि लेकिन आखिर तुम ऐसा करवाना ही क्यों चाहती हो, जब तुम्हारे पास में एक ऑलरेडी है, फिर आकर तुम इसकी कॉपी क्यों बनवाना चाहती हो। जुओ टैंग कहती है कि प्लीज ब्रदर मेरी हेल्प कीजिए, आप सवाल मत पूछिए, क्योंकि ये जो मूवी के कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी सारे के सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये जो कार्ड जिसके अंदर मैं मूवी को देख रही थी वो भी मेरी फ्रेंड का है, जिसे मुझे कल वापस भी करना होगा। लेकिन जुओ कहने लगता है कि मैं ऐसा भी कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई भी टेक्निकल वैल्यू होगी। जुओ टैंग कहती है कि आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि इस कार्ड के अंदर तो टेक्निकल वैल्यूज भरी पड़ी है, क्योंकि सिटी के हर एक स्कूल में इस कार्ड को डिक्रिप्ट किया जा रहा है। तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर कितनी ज्यादा डिटेल्स को भरा गया होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इसको कोई भी डिक्रिप्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे भाई से डिक्रिप्ट करें। जो बात सुन के मिस्टर जुओ कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ इसको डिक्रिप्ट करने के बारे में, लेकिन मुझे बताओ जरा अगर मैं ऐसा करूंगा
जाऊंगा तो मुझे आखिर क्या ही मिलेगा। लिटिल टैंग उससे कहती है कि चिंता मत कीजिए, इस मंथ का अपना सारा का सारा अलाउंस आपको ही दे दूंगी, प्लीज अब तो आप मेरी बात को मान जाइए। इसी की उन दोनों की ये डील फाइनल हो जाती है और मिस्टर जुओ उसे डीक्रिप्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जब वो उस कार्ड को डीक्रिप्ट कर रहे थे तो वो उसके ऊपर देख पाते हैं राइटिंग को, जो चीज देख के उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऑलरेडी इस चीज को कहीं पर देख चुके हैं। ऐसे ही सेम राइटिंग का कार्ड उन्हें मिला था अंकल हुआ की शॉप के अंदर। सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये वाकई में वही है। इसी के वो वहां पर मिले हुए कार्ड को भी डीक्रिप्ट करने के लिए अंदर डाल दिए थे। इसी के जैसे ही उन दोनों ही कार्ड को एनालाइज किया जाता है तो सबसे पहले बताया जाता है 1 स्टार के एनर्जी कार्ड के बारे में। ये 1 स्टार का एनर्जी कार्ड और ये 3 स्टार का एनर्जी कार्ड सेम बंदे ने ही डिजाइन किया है, जिनकी मैचिंग लगभग 80% तक दिखाई दे रही थी। लेकिन साथ ही साथ मिस्टर जुओ के साथ में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी जो डीक्रिप्ट करने की स्किल होती है वो काफी ज्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही इस कार्ड के कोर स्ट्रक्चर को डीक्रिप्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी परसेंटेज बढ़ तो रही थी लेकिन साथ ही साथ मिस्टर जुओ की जो मशीन होती हैं उन्होंने भी धुआं फेंकना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल कार्ड्स को संभाल ही नहीं पा रहे थे। जो नजारा देख के जुओ टेंगी और जुओ टैंग दोनों के दोनों ही शॉक हो गए थे कि कार्ड की वजह से मशीन के अंदर आग लग जाती है। इसी वजह से उन्होंने तुरंत ही उस कार्ड को बाहर भी निकाल लिया था, उस कार्ड को डीक्रिप्ट भी नहीं कर पाए थे और उन्हें ये पता लग चुका होता है कि ये जो कार्ड है वो बनाया था चैन मू ने। जो बात सुन के जुओ टैंग भी शॉक हो जाती है कि क्या ये सच में बनाया है चैन मू ने। जिस मोमेंट पर तब इन दोनों को किसी और की आवाज आती है जो कि ये कहने लगते हैं कि तुम दोनों आकर वहां पर क्या कर रहे हो। ये आवाज असल में होती है इन दोनों के ही पिता की, जो कि जुओ टिंगी से नाराज होते हुए ये कहने लगते हैं कि तुमने खेल खेल में हमारी एक और मशीन को बर्बाद कर दिया। सच में बेटे तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, कम से कम मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक नॉर्मल से कार्ड को भी डीक्रिप्ट ना कर सको। जुओ टैंग कहने लगती है कि फादर इसमें भाई की कोई भी गलती नहीं है, वो तो बस एक होलोग्राम को डीक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन उस कार्ड में उन्हें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर तभी जुओ टेंगी उनको ये बताने लगता है कि अभी हाल ही में इलीगल कार्ड वेपन्स को देखा गया है सिटी के अंदर, जिनके ऊपर मैं अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे इसके बारे में बात कर सकता हूँ? लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो ये कहने लगते हैं कि बेटे तुम्हें अपना ज्यादा समय इस बात के लिए लगाना चाहिए कि तुम हमारे फैमिली के बिजनेस को कैसे संभालोगे, ना कि सिटी में क्या हो रहा है तुम उसको जानने में अपना समय जाया करोगे। जुओ टेंगी उनसे कुछ कहने वाला था तो वो उसे तुरंत ही शांत करा देते हैं कि चुप हो जाओ, मैंने कह दिया कि आज के बाद से तुम उस मैटर में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे, सिटी में जो भी होता है वो होने दो। जुओ टेंगी कहता है कि आप आकर क्यों नहीं समझते, उन वेपन्स की वजह से सिटी के कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। आप खुद भी ये जानते हो कि ये कार्ड वेपन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। मेरी नजर में तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है जिनका इस्तेमाल पिछले वॉर में किया गया था। जैसे कि टेंगी के डैड उसे और भी ज्यादा डांटते हुए कहने लगते हैं कि यानी कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे और ना ही सुनोगे। जुओ टेंगी कहने लगता है कि क्या आप वाकई में भूल चुके हो कि मेरी माँ ने मरने से पहले क्या कहा था। जुओ टेंगी के डैड कहते हैं कि मैंने भी कहा था कि तुम कभी भी अपनी माँ का नाम मेरे सामने नहीं लोगे। जुओ टेंगी कहता है कि डैड इस बात को मत भूलिए कि वो वॉर भी आपकी वजह से ही स्टार्ट हुआ था, अगर आपने वो नहीं किया होता तो मेरी मॉम आज भी जिंदा होती, जिसकी वजह से डैड ने जुओ टेंगी को एक काफी जोरों का थप्पड़ भी लगा दिया था। कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने अपनी जान गंवाई थी तुम लोगों को ही बचाते हुए, इसी वजह से तुम्हें कोई भी हक नहीं है उनका नाम अपनी जबान पर लाने का। जिससे कि टेंगी तुरंत यहाँ से रूट के चला जाता है, जिसके पीछे पीछे चली जाती है जुओ टैंग। फिर इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है लेजी और चैन मू को, जहाँ पर लेजी उससे कह रहा था कि देखो अब हमारे पास में काफी सारा पैसा है, तुम मुझे बताओ जरा कि अगर तुमने फ्यूचर के लिए और क्या सोच के रखा है। चैन मू कहता है कि देखो वैसे तो भी फिलहाल में मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है, अभी के लिए तो मैं अपने कार्ड्स बनाने के काम को ही जारी रखना चाहता हूँ। लेजी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और एक कंपनी का सीईओ बनना चाहिए, जिसके बाद फिर तुम्हारी भी एक काफी ब्यूटीफुल सी वाइफ होगी और तुम भी फिर जिंदगी के असली मजे को ले पाओगे। तो चैन मुझसे कहता है कि यानी कि तुम अपने लिए एक वाइफ को खोज रहे हो। लेजी उससे कहता है कि भाई भाई तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। उसको अब तुरंत ही बताने लगता है अपने नए प्लान के बारे में, लेकिन तभी उसको अपने सामने नजर आ जाते हैं लैन फैंग, जिसे देखते ही लेजी तो सब कुछ भूल जाता है और तुरंत ही पहुंच जाता है लैन फैंग के पास में। लेजी कहने लगता है कि मिस लैन फैंग मैंने आपको एक दिन के लिए क्या नहीं देखा, मुझे तो बहुत ही बुरा फील हो रहा था, लेकिन वैसे क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप यहाँ पर किस काम के लिए आई हो। लैन फैंग कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ पर एक इन्विटेशन को लेकर आई हूँ, जो कि होता है शुआंगजियांग इवनिंग गैदरिंग इन्विटेशन। बता रही थी कि हमारे जो चेयरमैन है वो मिस्टर चैन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके टैलेंट को सराहना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने खुद पर्सनली मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं आपको कार्ड दे सकूं। आप हमारी कंपनी में आओगे, अपने टैलेंट को दिखाओगे, जहाँ पर एक काफी शानदार डिनर पार्टी भी होने वाली है। लेजी
से कहता है कि जरा मेरे बारे में भी बता दो, क्या मैं भी वहाँ पर इनवाइटेड हूँ। लैन वेंग कहती है कि हाँ बिल्कुल मिस्टर चेन, चाहे तो अपने किसी भी एक फ्रेंड को अपने साथ में लेकर आ सकते हैं। सुनते ही लेजी उनसे ये कहने लगता है कि मिस, क्या आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। लेकिन लैन वेंग उनको केवल समय बताती है कि आप लोगों को कल शाम 6 बजे आना होगा। जिसके तुरंत ही बाद वो अपनी फ्लाइंग कार में बैठ के यहाँ से चली जाती है। लेजी चिल्लाते हुए कहता है कि मिस लैन, हम लोग बेशक आपसे मिलने के लिए आएंगे। जहाँ पर तभी चैनमू उससे कहने लगता है कि देखो अभी तक मैं राजी नहीं हुआ वहाँ पर जाने के लिए। लेजी उससे कहता है कि दोस्त, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये जानते हो कि तुम्हारे पास में डोंगजिंग सिटी के सबसे बड़ी कंपनी से इनविटेशन आया है। मुझे समझ नहीं आता कि आकर तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से कैसे जाने दे रहे हो। चैन मुझसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम केवल उस लड़की के करीब जाना चाहते हो। लेजी उससे कहता है कि देखो दोस्त, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चैन मुझसे चढ़ा रहा था कि हाँ दोस्त ऐसा ही है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।